कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करे अपडेट का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू एजुकेशन राइज। आज के इस क्लास में हम 12th क्लास की हिस्ट्री का जो चैप्टर है यात्रियों के नज़रिए उसको पढ़ रहे हैं, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और ये हमारा तीसरा वीडियो है, यानी तीसरा भाग है इसका। और आज के इस तीसरे भाग में हम इब्न बतूता के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। इब्न बतूता, उसका मूल निवास स्थान, उसकी भारत की यात्रा, भारत की यात्रा के समय यहाँ का शासक कौन था, और उसके अलावा यहाँ के शहरों के बारे में, यहाँ की विभिन्न चीज़ों के बारे में और उसकी यात्रा के बारे में कंप्लीट जानकारी हम यहाँ पर प्राप्त करेंगे। इसके अलावा इसकी PDF भी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इब्न बतूता का जीवन क्या है। ठीक है ना, इब्न बतूता के जीवन के बारे में हम जानते हैं। तो इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जो कि रिहला के नाम से जाना जाता है ना, रिहला, ध्यान रखिएगा, रिहला उसका यात्रा वृत्तांत है और ये अरबी भाषा में लिखा गया। तो इब्न बतूता से पहले हमने अल बिरूनी को पढ़ा है, और अल बिरूनी का जो यात्रा वृत्तांत था, उसकी जो किताब है किताब उल हिंद, वो भी अरबी भाषा में थी। रिहला ये भी अरबी भाषा में है। और जो अल बिरूनी था वो 11वीं शताब्दी में भारत आया था, और इब्न बतूता जो है ये 14वीं शताब्दी में भारत की यात्रा करता है। तो 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में प्रचुर मात्रा में जो जानकारी मिलती है, रोचक जानकारी, वो हमें रिहला के माध्यम से मिलती है। इब्न बतूता का जन्म अफ्रीकी देश, वैसे पश्चिमी अफ्रीकी देश जो मोरक्को है, मोरक्को में हुआ था। मोरक्को के तेंजियर नामक स्थान पर जो है वो जगह में एक संपन्न परिवार में इसका जन्म, इब्न बतूता का जन्म हुआ था। इब्न बतूता 1335 ईस्वी में मध्य एशिया से 1333 ईस्वी में है ना, 1333 ईस्वी में मध्य एशिया से होते हुए स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा था। मुल्तान और कच्छ के रास्ते इब्न बतूता दिल्ली पहुंचता है, और जब दिल्ली पहुंचा तो उस समय दिल्ली में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इस इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, जो कि लगभग 18 महीने तक वहां पर वो रहा था। अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इब्न बतूता ने कम उम्र में ही साहित्य और शास्त्र की शिक्षा जो वो हासिल कर ली थी। इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभवों के ज्ञान को अधिक महत्व देता था, और इसीलिए उसने लंबी लंबी यात्राएं करी थी। भारत के अलावा भी वो कई सारे देशों में, जैसे सीरिया, रूस है ना, फारस, यमन आदि की यात्रा जो वो कर चुका था। मालदीव तक की यात्रा भी उसने करी थी। अब हम इब्न बतूता की यात्रा के बारे में जानेंगे। तो भारत प्रस्थान से पहले मक्का, सीरिया, फारस, यमन, ओमान, पूर्वी अफ्रीका के अनेक तटीय बंदरगाहों की यात्रा वह कर चुका था। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता 1333 ईस्वी में स्थल मार्ग से सबसे पहले सिंध पहुंचता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इब्न बतूता इस पर अनेक वर्षों तक जो है वो अनेक वर्षों तक रहा, और बाद में वो सुल्तान का विश्वास खो देता है, क्योंकि वो काफ़ी जिद्दी था, तो उसे कैद कर लिया जाता है। लेकिन बाद में फिर से उसे राजकीय सेवा में बहाल कर लिया जाता है, और बाद में जो है वो सुल्तान उसे मंगोलिया की यात्रा पर जो है वो चीन भेजता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 में मंगोल शासक के पास उसे सुल्तान के दूत के रूप में जाने का आदेश दिया था, और वो गया वहाँ पे, लेकिन ज़्यादा दिन वहाँ पे नहीं ठहरा, वापस आ गया था, और 18 महीने तक वो दिल्ली के काजी पद पर रहा था। इब्न बतूता एक जिद्दी यात्री था। जब वह वापस गया तो स्थानीय शासक के निर्देश पर उनकी कहानियों और वृतांतों को दर्ज किया गया। मतलब जब वो वापस अपने देश गया, मोरक्को जब वो गया, तो वहाँ के जो स्थानीय शासक था, उस स्थानीय शासक ने इसकी यात्राओं और यात्रा से जो ज्ञान अर्जित किया था और यात्राओं के बारे में जो विवरण थे उसको लिखने के लिए उसने जो है वो आदेश जारी किया था, निर्देश जारी किया था। और इब्न जुजाई को इब्न बतूता के स्मरणों को लिखने के लिए नियुक्त किया था। नारियल के बारे में इसके विचार हम जानते हैं। इब्न बतूता ने पहले नारियल नहीं देखा था, तो इब्न बतूता द्वारा नारियल का वर्णन एक प्रकृति के विस्मयकारी यानी आश्चर्यजनक वृक्षों के रूप में किया गया है, और भारतीय इससे रस्सी बनाते थे, ऐसा उसने वर्णन किया है। इसके अलावा नारियल के बारे में लिखता है कि ये मानव के मस्तिष्क के समान है। जैसे मनुष्य के चेहरे पर 2 आँखें होती है, नाक होता है, उसी तरीके से नारियल के 2 आँखें, एक मुँह होता है। तो वो उसका वर्णन जो वो उसने इस तरीके से किया है कि ये मनुष्य की खोपड़ी
लकड़ी के समान है और इससे जो है वो रस्सी बनाई जाती है। इसके ऊपर का जो भाग होता है उससे रस्सी बनती है। इसी तरह से पान जो होता है, पान के पत्ते जो होते हैं उसके बारे में भी वो लिखता है कि इब्न बतूता पान का वर्णन भी करता है। पान की बेल के बारे में इब्न बतूता ने लिखा है कि इस पर कोई फल नहीं होता, इसे केवल पत्तियों के लिए उगाया जाता है और वह नारियल और पान से पहले से परिचित नहीं था, उसके बारे में वो पहले से जानता नहीं था। इब्न बतूता द्वारा शहरों का वर्णन, उसने विभिन्न शहरों के बारे में लिखा है और इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली जो है वो भारत का सबसे बड़ा शहर था। और इसी के साथ साथ दिल्ली के साथ साथ उसने दौलताबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, दौलताबाद को भी इसने जो है वो बड़ा शहर बताया है ना। उसमें जो है ये भी दिल्ली को चुनौती देता है। मतलब दिल्ली और दौलताबाद, इन दो बड़े शहरों का वर्णन इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत रियला में किया है। दिल्ली के बारे में वो लिखता है कि दिल्ली घना बसा शहर था और इसकी चारों ओर प्राचीर थी। इस शहर में 28 द्वार थे। इसमें बदायूं दरवाज़ा सबसे विशाल था। मांडवी द्वार के भीतर एक अनाज की मंडी होती थी। दिल्ली शहर एक बेहतरीन कब्रगाह यानी कब्रिस्तान थी। कब्रगाह में चमेली और गुलाब जैसे फूल उगाए जाते थे जो सभी मौसम में खिले रहते थे। अधिकांश शहरों में एक मस्जिद और एक मंदिर होता था। बंद नगरों में नर्तकों, संगीतकारों और गायकों के सार्वजनिक प्रदर्शन के स्थान पर भी चिन्हित होते थे। यद्यपि इब्न बतूता की शहरों की समृद्धि का वर्णन करने में अधिक रुचि नहीं थी। डाक प्रणाली के बारे में उसके विचार हम जानते हैं। इब्न बतूता द्वारा संचार प्रणाली का वर्णन भी किया गया है। इब्न बतूता लिखता है कि दिल्ली सल्तनत की डाक प्रणाली यानी संचार व्यवस्था का विवरण देता है और कहता है कि लगभग सभी व्यापारिक मार्गों पर सराय और विश्रामशाला या विश्राम गृह स्थापित किए गए थे। व्यापारियों के लिए जो व्यापारिक मार्ग होते थे वहाँ पर सराय होते थे उन ठहरने के लिए और साथ ही साथ विश्राम गृह होते थे। इब्न बतूता डाक प्रणाली की कार्य कुशलता देख करके चकित हो गया। यहाँ की जो डाक व्यवस्था थी है ना, उसको देख करके वो आश्चर्यचकित हो गया। इसमें न केवल लंबी दूरी तक सूचना भेजना और प्रेषित करना संभव हुआ बल्कि अल्प सूचना पर माल भी भेजा जाता था। डाक प्रणाली जो भारत की थी वो इतनी कुशल थी कि जहां दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते थे वही गुप्तचरों की खबरें सुल्तान तक इस डाक व्यवस्था के माध्यम से मात्र 5 दिन में पहुंच जाती थी। तो इस तरीके से डाक व्यवस्था का वर्णन इब्न बतूता ने अपने वृत्तांत में किया है। भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था थी। एक तो थी अश्व डाक व्यवस्था यानी घोड़ों पर बैठ करके या घोड़ों के माध्यम से की जाने वाली, और दूसरा था पैदल डाक व्यवस्था। अश्व डाक व्यवस्था को उलूक कहा जाता था। उलूक है ना, घोड़ों के माध्यम से जो डाक व्यवस्था का संचालन किया जाता था उसे उलूक कहा जाता था, जो हर 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों के द्वारा संचालित होती थी। पैदल जो डाक व्यवस्था थी, ये पैदल डाक व्यवस्था के प्रति मील 3 स्थान होते थे और इसे दावा कहा जाता था। पैदल डाक व्यवस्था को दावा कहा जाता था। तो इस तरीके से हमने आज की इस क्लास में जो है इब्न बतूता के बारे में जाना, इब्न बतूता के वृत्तांत के बारे में जाना, और इसकी जो PDF है ये PDF आपको हमारे ऐप में मिलेगी। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर हमने क्लास 12th के लिए, हमारे ऐप में हमने क्लास 12th के लिए विभिन्न सब्जेक्ट्स के कोर्सेज लॉन्च किए हैं। तो चैप्टर वाइज वहाँ पर आपको प्रत्येक चैप्टर की जो इसकी PDF होती है वो मिल जाएगी। उसके अलावा वहाँ पर आपको मिलेंगे नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा भी वहाँ पर मिलेगी, और इसके अलावा वहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे। बहुत कुछ मिलेगा, आप डाउनलोड करिए और ज़रूर उसको एंजॉय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।